हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ, कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप डेली करंट अफेयर्स का वीडियो देखते हैं तो आपके लिए जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि आपका आरआरबी है, एनटीपीसी है, या फिर जो आपके और भी उसके बाद जो अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, उसके लिए आपके करंट अफेयर के टॉपिक से बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। जी हाँ, क्योंकि आजकल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो जीएस का पोर्शन होता है, या फिर यूँ कहें कि जो सामान्य अध्ययन का पोर्शन होता है, उसमें से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके बहुत से पूछे जाते हैं। कुछ एग्ज़ाम्स में सीधे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं और कुछ एग्ज़ाम में घुमा फिर आगे दिए जाते हैं। इसलिए आपको डेली करंट अफेयर्स का वीडियो ज़रूर से देखना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फोर्ब्स 100 पावरफुल वीमेन लिस्ट में किसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रत्येक साल फोर्ब्स द्वारा ये लिस्ट जारी की जाती है 100 पावरफुल वीमेंस की। तो इसमें पहला स्थान मिला है एंजेला मर्केल को। जी हाँ, जर्मनी की चांसलर हैं एंजेला मर्केल, इनको इस सूची में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। लगातार वो 10 साल से इस सूची पर शीर्ष में बनी हुई हैं। कौन? एंजेला मर्केल। अगर बात करें अमेरिका के उपराष्ट्रपति, कौन है उपराष्ट्रपति वर्तमान में? कमला हैरिस, तो उनको इस सूची में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और अगर बात करें भारत में तो किसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है इस सूची में? तो भारत में निर्मला सीतारमण जी को। किसको? निर्मला सीतारमण जी को 41वां स्थान प्राप्त हुआ है। जी हाँ, अगर पूरे विश्व के नज़रिए से बात करें तो 41वां स्थान है, और अगर केवल भारत की महिलाओं की बात करें तो निर्मला सीतारमण जी को पहला स्थान मिला है। इसमें 30 देशों की अलग अलग 30 देशों की महिलाओं को शामिल किया गया है, जिसमें भारत की और भी महिलाएं हैं, जैसे कि रोशनी नडार आपकी 55वें स्थान पर हैं। किरण मजूमदार 100, बहुत बहुत ही फेमस लेडी हैं, सभी लोग उसके बारे में जानते हैं। 68th उनका प्लेस है। और एक है लैंडमार्क कंपनी की रेणुका जगतियानी, उनका 98th नंबर पर उनका स्थान है। तो ये कुछ प्रमुख लेडीज थी प्रमुख, और उनकी रैंकिंग थी। आपको नंबर 1 जरूर से याद रखना है, और भारत में कौन नंबर 1 रहा उसको भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है द सिटी एंड द सी नॉवेल के राइटर राजकमल झा जी को। कौन है इस नॉवेल के राइटर? राजकमल झा जी हैं। द सिटी एंड द सी रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया है। इनकी किताब जो बेस्ड है वो दिसंबर 2012 में हुए निर्भया सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या मामले पर आधारित है। अच्छा, कुछ दिन पहले अभी न्यूज़ आई थी कि ये जो आपका केस हुआ था निर्भया केस जो दिल्ली में हुआ था, उस पर एक वेब सीरीज बनी थी दिल्ली क्राइम करके। कौन सी? दिल्ली क्राइम करके नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज है, जिसको कि बेस्ट सीरीज का अवार्ड भी मिला था। जी हाँ, दिल्ली क्राइम वेब सीरीज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज है और आपको बांधे रखती है ना, और बहुत से तथ्यों या फैक्ट को इस मामले से उजागर भी करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, हाल ही में ओलंपिक समिति ने किस खेल को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दे दिया है? जी हाँ, एक नए खेल को, या फिर यूँ कहें कि 4 नए खेलों को शामिल किया गया। उसमें से एक खेल आपका शामिल किया गया है, किसको? ब्रेक डांस को। जी हाँ, ओलंपिक खेलों में आधिकारिक तौर पर अब ब्रेक डांस को भी शामिल कर लिया गया है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में 2024 में, कब? 2024 में होने वाले खेलों में इसे शामिल कर लिया है। किसे? ब्रेक डांस को। अच्छा, क्यों किया गया है? क्योंकि जो युवा वर्ग है उसको लुभाने के लिए, जी हाँ, युवा दर्शकों को लुभाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने यह फैसला लिया है। इसके अलावा 3 खेल और आपके शामिल किए गए। कौन कौन से? स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग एंड सर्फिंग को भी शामिल किया गया है। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ है उसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है? लूसेंट, स्विट्जरलैंड में है। और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बैच। कौन है इसके प्रेसिडेंट? थॉमस
बैच इसके प्रेसिडेंट हैं। और आप सभी को पता होगा कि 2020 में टोक्यो जापान में आपका ओलंपिक आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड के कारण उसको पोस्टपोन कर दिया गया 2021 में। और 2020 में ही इन खेलों को शामिल किया जाना था, लेकिन अब जब पोस्टपोन हो गया तब इनको 2021 में शामिल नहीं किया जाएगा, 2024 में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखें 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? पेरिस में होंगे। ठीक है, याद रखना है। और ब्रेक डांस को उसमें शामिल किया गया, मुख्यतः तौर पर आपको याद रखना है। नेक्स्ट लेते हैं, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? जी हाँ, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का, एक महाराष्ट्र स्थित ये बैंक है आपकी, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। क्यों रद्द कर दिया है? कि आरबीआई ने कहा कि पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं होने के कारण यह कदम उठाया गया, यह कार्रवाई की गई। और जैसा कि मैंने बताया, ये बैंक कहाँ पर है आपकी? ये बैंक आपकी महाराष्ट्र में है। बात हो रही है आरबीआई की, तो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं, कौन है? शक्तिकांत दास हैं। अगर बात करें आरबीआई की स्थापना की, तो इसकी स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935 की। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? नेशनलाइज्ड इसको कब किया गया? 1 जनवरी 1949। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको याद रखने हैं आरबीआई से रिलेटेड। लेते हैं आपका 5वां क्वेश्चन। हाल ही में जारी नई बैग पॉलिसी के अनुसार बैग का भार कितने किलोग्राम से अधिक नहीं होगा? कौन से बैग? जो बच्चे स्कूल ले जाते हैं। जी हाँ, स्कूली बैग का है ना, स्कूल बैग का जो वजन है, अब सरकार ने उसको, या फिर यूँ कहें कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा उसको निर्धारित कर दिया गया है, इससे अधिक स्कूली बैग का भार नहीं होगा। कितना होगा? 5 केजी, मैक्सिमम 5 केजी भार होना चाहिए, ऐसा स्कूलों को इंस्ट्रक्शंस दिया गया है ना। क्या कहा गया है कि जो ये नया पॉलिसी जारी की गई, इसमें कहा गया है कि स्कूली बच्चों के बस्ते का वजन उनके वजन से 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे कि बताया गया, इसको डिस्क्राइब किया गया है, जो प्री प्राइमरी के बच्चे हैं उनके लिए कोई बैग नहीं होगा। जो पहली कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका वजन बैग का 2.2 केजी होना चाहिए। और जो 12वीं तक पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका जो वजन है बैग का, वो कितना होना चाहिए? 3.5 से 5 केजी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप कॉलेज में चले जाते हैं और आपका बैग का जो सिस्टम है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम 5 केजी आपका वजन होना चाहिए। अच्छा, बात हो रही है यहाँ पर शिक्षा की, यहाँ पर तो आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 21A। किसके तहत? अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार। इसको 86वें 86 संविधान संशोधन 2002 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। और इसको लागू कब कर दिया गया शिक्षा के अधिकार को? तो अप्रैल 2010 से इसे लागू कर दिया गया, है ना, कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो याद रखें, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस सवाल से बन सकते हैं। तो वही मैंने जो वीडियो को शुरू में कहा था, वीडियो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछता है तो 5 केजी सीधे पूछ देगा, और घुमा दिया इसी में थोड़ा सा, यहीं से हिंट ले ली और पूछ दिया कि शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, किस में आता है ना। तो आप सोचेंगे पॉलिटी का है क्वेश्चन, पॉलिटी का तो है ही, लेकिन वो इसी यहीं से प्रभावित होकर वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है आयोग। ठीक है, हाँ, तो याद रखें, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A। हाल ही में किस देश ने पहली बार कृत्रिम सूर्य को लॉन्च किया है? जी हाँ, आर्टिफिशियल सन को लॉन्च किया। ये है देश आपका चाइना। हमेशा कुछ ना कुछ नया करता रहता है। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। ये क्या है आखिरकार? कृत्रिम सूर्य। क्या लोचा है ये, है ना? क्या बना दिया चीन ने? दिमाग में बात आती है। तो चीन ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है ना। ये किससे चलेगा? परमाणु से चलेगा। ठीक है, परमाणु संलयन इसमें क्रिया होगी। इस कार्यक्रम से चीन ने दूसरे सूरज के दावे को सच कर दिया है। ठीक है ना। हाँ, चीन की राजधानी क्या है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन में। हाल ही में कोरोना महामारी के कारण किस देश के पूंजीपतियों पर खास टैक्स लगाया जाएगा? जी हाँ, इस देश ने घोषणा की है कि कुछ जो पूंजीपति हैं उन पर टैक्स लगाया जाएगा, जिससे कि क्या होगा, जो धन मिलेगा उसको दवाइयों पर खर्च किया जाएगा, देश में ज़रूरतमंद लोगों पर खर्च किया जाएगा, और जो भी राहत कार्य किए जाएंगे उस पर भी खर्च किया जाएगा। तो ये देश है आपका अर्जेंटीना। ऑप्शन ए आपका सही होगा। सरकार का कहना है कि मैंने बता दिया कि वही
कि धन क्यों इकट्ठा किया जाएगा? दवा के लिए, अन्य जरूरी चीज़ों के लिए और राहत कार्यों के लिए लगाया जाएगा। अच्छा, ये किन पर लागू लागू होगा? इसमें कौन से कैटेगरी के पूंजीपति आएंगे? तो जिनके पास 20 करोड़ पेसो, जी हाँ, वहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? पेसो। तो 20 करोड़ पेसो यानी कि अगर डॉलर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना बनेगा? 25 लाख डॉलर। जी हाँ, 25 लाख डॉलर से ज़्यादा जिनके पास संपत्ति होगी वो इस टैक्स को पे करेंगे। ठीक है ना, 25 लाख डॉलर से ज़्यादा संपत्ति है जिनके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, बात करें अर्जेंटीना के कैपिटल की तो राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। क्या है इसकी राजधानी? ब्यूनस आयर्स इसकी कैपिटल है। याद रखें, कभी कभी एयरफोर्स के एग्जाम में पूछ देता विभिन्न देशों की राजधानियां। आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन। हाल ही में देश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कितने केंद्रों को खोलने की घोषणा की है? जी हाँ, जो भी आपके रिटायर्ड खेल या फिर खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। तो लगभग 1000 छोटे केंद्रों को खोला जाएगा। कितने? 1000। इससे क्या होगा? एक तो जो सेवानिवृत्त खिलाड़ी हैं उनको रोजगार मिलेगा और खेल समुदाय को प्रोत्साहित करेंगे और उनको समर्थन भी इससे मिलेगा इस पहल से। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और निकलता है कि वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू आपके केंद्रीय खेल मंत्री हैं। ठीक है, हाँ, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। बढ़ते 9वें क्वेश्चन की तरफ। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप बिल्कुल से वो भी पूछ सकते हैं, हमें या तो कमेंट कर सकते हैं या फिर आप सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश विधानसभा जो अभी वैकेंसी आई है हाल ही में, उसका फॉर्म भरना चाहते हैं, उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके 2 वीडियो मैंने, एक नोटिफिकेशन का वीडियो और एक सिलेबस का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं चैनल में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर से देखें, उसमें मैंने आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हाल ही में शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबाह को किस देश का पुनः प्रधानमंत्री चुना गया? देख रहे हैं, इस इतना बड़ा नाम सुन करके धमाल मूवी का एक डायलॉग याद आ जाता है। क्या? कि उसमें अरशद वारसी किसी से लिफ्ट मांगता है कि मुझे गोवा जाना है, तो वो बोलता है कि दादा अभी बस नाम बताते बताते ही गोवा आ जाएगा। तो वो सोचता है कि इतनी स्पीड से क्या कार चलाएगा? नहीं, क्योंकि वो एक बार नाम बताना शुरू करता है तो वो रुकता ही नहीं है ना। तो इस लंबे से नाम को देख करके वही हमें डायलॉग दिमाग में आता है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो किस देश का पुनः प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ये देश है आपका कुवैत। कौन सा है? कुवैत। ऑप्शन सी आपका सही होगा। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, भारतीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इनके पुनः प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई भी दी है। कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत सिटी। और यहाँ की जो करेंसी है वो है कुवैती दिनार। क्या है करेंसी? कुवैती दिनार। याद रखें, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 10वां क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने किसे रक्षा सचिव के रूप में चुनने की घोषणा की है या फिर चुने जाने की घोषणा की है? ये है रिटायर्ड जनरल लॉयड ऑस्टिन। कौन है? रिटायर्ड जनरल ऑस्टिन। अच्छा, इन्होंने घोषणा कर दी है, लेकिन अभी इससे सीनेट से, जी हाँ, कौन? अमेरिकी जो संसद होते हैं उनको क्या कहते हैं? सीनेट। तो सीनेट से क्या है? स्वीकृति मिलना भी बाकी। अगर स्वीकृति मिल जाती है तो इस पद को ग्रहण करने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी बन जाएंगे। कौन सा पद? रक्षा सचिव का, लॉयड ऑस्टिन। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में अभी चुनाव जीता है अमेरिकी राष्ट्रपति किसने? जो बाइडन ने, जिन्होंने हराया है डोनाल्ड ट्रंप को। और वाइस प्रेसिडेंट का हमने इसी वीडियो में बात की। पहले ही क्वेश्चन में कौन है? कमला हैरिस है। और सभी आप लोग राजधानी जानते हैं क्या है? वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। रुकिए, वीडियो आप यहीं पर बंद नहीं करना है। चलिए आगे देखते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था एक सवाल जिसका जवाब आपको देना था, बहुत से लोगों ने दिया भी है ना, बहुत से लोगों का उसमें सही भी है। देखते हैं, हाल ही में चर्चा में आया सिंधु गांव कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका दिल्ली बॉर्डर पर है। दिल्ली के घुसते ही पहला गांव है। किस तरफ से आप घुसेंगे तब पहला गांव है? हरियाणा बॉर्डर की तरफ से अगर आप घुसते हैं दिल्ली में तो दिल्ली का पहला ही गांव है सिंधु गांव, है ना। इसको सिंधु बॉर्डर के नाम से जाना जाता है और इस समय चर्चा में इसलिए है कि वहां पर किसान आंदोलन हो रहा है। जी हाँ, जितने भी हमारे किसान भाई है वहां पर बैठ करके किसान आंदोलन कर रहे हैं। चलिए अब ले लेते हैं आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हाल ही में जारी माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई कितनी है? ये 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से जो भी आपको ऑप्शन करेक्ट लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।
तो आपको वीडियो कैसा लगा, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न, कोई सवाल, तो आप बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी झिझक के पूछ सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना, जिससे आप कोई वीडियो या फिर कोई पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो या फिर कोई जॉब नोटिफिकेशन का वीडियो हो उसको आप मिस ना कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।